बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कनाडा में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानीज देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल प्राइम कनाडा टीवी और मैं हूं इंजीनियर काजी नुमान मुजाहिद आपके प्रोग्राम रीबिल्ड नेशन के साथ। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया एक दो कौमी नज़रिया था जिसको सामने रखते हुए पाकिस्तान को या यूं कह लीजिए कि जनूबी एशिया के मुसलमानों को आज़ादी दिलाई गई और माशाल्लाह पाकिस्तान को बने हुए 70 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। तो क्या पाकिस्तान आज भी उन तमाम नज़रियात को पूरा लेके चल रहा है? हमें कहाँ मिला था, हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ होना चाहिए? इस हवाले से आज जो हमारे गेस्ट हैं जिनको हमने दावत दी है वो बहुत बेहतरीन इंसाइट्स हमसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे कि हम पाकिस्तान को किस तरह आगे ले जा सकते हैं। आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं अदीबुज़्ज़मान सफ़ी साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, बिला किसी ताखीर के सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान के हवाले से जो एक आम शहरी के जहन में जो ख्यालात हैं कि पाकिस्तान इस वक्त प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ है, उसके साथ जो कुछ हुआ किसने किया, इस पर हम बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उन नज़रियात से शुरू करेंगे कि पाकिस्तान किन नज़रियों से बना था और आज कहाँ खड़ा है और उसे कहाँ होना चाहिए था। इस हवाले से आप क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, चाहे वो किसी फ़र्द की ज़िंदगी हो या मुल्क का वजूद में आने का सिलसिला हो, कि आपके जो ताने बाने हैं वो कहाँ से मिलते हैं, उनका सही तस्वुर किस मकसद के तहत ये मुल्क बना और क्या अवामिल थे उस वक्त के, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरी नज़र में इतने डिस्टॉर्ट हो गए हैं। और हमारी जनरेशन तक के तो खैर वो इतना ताज़ा मामला था, लेकिन उसके बाद हमारे बच्चे और उनके बच्चे जो स्कूल कॉलेजों में और जहाँ पढ़ रहे उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स में इतनी तजाद आ गया कि हमेशा ये देखिएगा कि जब कोई चीज़ अगर बुनियाद उसकी कमज़ोर हो जाए तो फिर उसका वजूद जो है वो ख़तरे में पड़ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसका एक इस तरीके से कहूँ कि ये किन मंजिलों के निशान आ गए, हम कहाँ जा रहे थे, कहाँ आ गए। ठीक है ना। तो चलिए हम इसको यूं ही शुरू करते हैं कि पाकिस्तान जो बना वो एक दो कौमी नज़रिया पेश किया गया और उसके बाद फिर इस्लाम का जो मेन बेस थी कि मुसलमान जो है वो चूंकि एक बिल्कुल अलग मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा वो किसी और कौम के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए उनको एक अलग मुल्क दिया जाए और पाकिस्तान वजूद में आया। ये अगेन बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर जी। जब ये फाइनल गोरों का जो क्रिस्प मिशन था, क्रिस्प साहब आए थे, उस वक्त पटेल, नेहरू, गांधी, जिन्ना और जो दूसरे अपने मुस्लिम लीग के जो रहनुमा थे सब बैठे हुए थे। और ये उस वक्त जो पहला तस्वुर या पहली चीज़ जो आई थी वो ये था कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ मुसलमान हुकूमत करें, जहाँ हिंदुओं की को है वहाँ हिंदू करें और सेंटर में इक्वल रिप्रेजेंटेशन करें। ठीक है। ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाला जो था इस पर पटेल और ये लोग तैयार नहीं हुए। वो कहते जी हमारी अक्सरियत होगी तो हमारा होना चाहिए। तो इस पर डेडलॉक हो गया। इसके डेडलॉक के ऊपर वो मीटिंग पोस्टपोन हो गई। अच्छा, ये जो नज़रिया था, ये जो प्रपोजल था, ये एक्सेप्ट किया कायद-ए-आज़म ने। ठीक है, ये एक्सेप्ट किया कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन चूँकि अपोजिशन वहाँ से आई और ये डेडलॉक हुआ, तो उसके बाद जब दोबारा आके बैठे, क्योंकि उसमें जो उनके कांग्रेसी थे वो उन्होंने काफ़ी तकदो की, पटेल को बनाया, उनको लेकर लगे दोबारा बैठे। तो जब दोबारा बैठे तब कायद-ए-आज़म ने कहा कि अभी से आपकी नीयत में फतूर है और ये तमाम चीज़ें मैं देख रहा हूँ, तो अब मुझे ये आपका प्रपोजल कबूल नहीं है, अब मुझे सेपरेट होमलैंड चाहिए ताकि हम अपने आज़ादी के साथ। और ये दो नज़रिया बिल्कुल आपने ये अपोजिशन क्रिएट करके और ये तमाम को इस वाज़े कर दिया कि ये दो कौमें हैं और ये साथ नहीं रह सकती, इसलिए अब आज से मेरी जो जदोजहद है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन पर ही ख़त्म होगी। तो उसके बाद ये 47 की बात है, चलता रहा। उसके बाद ये आगे उसको उसी अंदाज लेके चले और कायद-ए-आज़म साहब अपने फैसले पे अटल रहे और उन्होंने ये आपके लिए एक सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम, और ये उनका जुमला है
कायदे आज़म की स्पीचेस अब तो सुनने को भी नहीं मिलती। हम जब स्कूल में थे छोटे तो ये इन 14 अगस्त को और 25 सितंबर को इस तरह के जो दिन आते थे उनकी तकरीर सुनाई जाती थी, तो वो एक चीज़ रिवाइवल होती थी। अब क्या हुआ कि आपने पता नहीं उनकी आवाज़ सुनी भी है कि नहीं सुनी, उनकी जो तकरीरें थी वेरियस ओकेजन पर वो बड़ी मिशले राह है, उनको आप अभी प्ले करें। लेकिन मैं बड़ी एक सख्त बात कहने लगा हूँ कि उसके बाद जो हालात जिस तरीके से रुनमा हुए, वो जो लीडरशिप यहाँ आई उन्होंने देखा कि ये चीज़ें उनके मफाद में नहीं जा रही कि ये चीज़ें उनको सुनाई जाए आवाम को अगर नहीं सुनाई जाएगी तो जो हम कहेंगे वो चीज़ जाएगी। तो उसी तरीके से वो चलता रहा और रिजल्ट इसकी जब आपका बेस अलग हो गया और जो जिस मकसद के तहत जो फोर्सेस थी जिसके तहत ये मुल्क क्रिएट हुआ था उसमें आपने कमजोरियां डाल दी, तो फिर आप इधर से इधर चलते रहे और इवेंचुअली आपने देखा कि पाकिस्तान बना ही इस्लामी नजरिए के तहत, तो पाकिस्तान में जो एक इस्लामी हुकूमत का क़याम है, जो एक मजहबी हुकूमत का क़याम है, जिसके हवाले से अक्सर बात भी की जाती है मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों की जानिब से, वो हुकूमत अब तक क्यों नहीं आ सकी? ये बहुत क्रूशल सवाल है और अगर सही जवाब दूँ कि इसमें जो कायद-ए-आज़म का जो जुमला था वो वी नीड सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो इसका ये जो बाद में चीज़ें आपने जो रिलीजियस फर्वर को उसको प्रमोट किया, एक्सप्लॉइट किया रहा था गवर्नमेंट ने, वो बेबुनियाद था। हमने ये भी सुना। अब एक और भी जो कायद-ए-आज़म साहब का एक बड़ा फेमस सेइंग है, यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, ठीक है ना। ये अभी मैं 2-1.5 साल पहले और मारा गया, वहाँ पर बहुत बड़ी एकेडमी बनाई है कैडेट्स की, ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा नेवी ने बड़ा काम किया वहाँ पर। तो वो उसमें वहाँ पर उनकी पोर्ट्रेट बनी हुई, वो ब्रॉन्ज की पूरा मुजस्समा जैसे, और उसके नीचे उनकी ये सेइंग लगी हुई थी और वहाँ लिखा हुआ था फेथ यूनिटी डिसिप्लिन। तो मैंने जब नज़र पड़ी तो मैंने वो जो प्रिंसिपल थे कमोडो साहब, मैंने कहा भाई साहब एक काम कीजिए, या तो ये तस्वीर बदल दीजिए और इस पर ज़ियाउल्लाह की तस्वीर लगा दें क्योंकि ये उन्होंने कहा था, या फिर ये यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, क्योंकि दोनों आपस में मैच नहीं करते। हमने जो असलियत है उसको छुपा रहे हैं। तो सबको बड़ी हैरानगी हुई, यानी दो पीपल दे डिड नॉट, जब वो चेक किया गया तो हाँ वो सही था यूनिटी फेथ, तो उनको चेंज किया गया। तो बात यह है कि जब आप असलियत से इनहराफ करेंगे तो उन चीज़ों में फिर वो कुव्वत तो वो जान नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से एक और भी जो आपने जो सवाल किया, मैं आई थिंक आई लाइक टू टेल द ऑडियंस वेरी क्लियरली कि बहुत जरूरी अब आ रहा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दिस वाज नेवर देयर। माय फादर वाज अ सिविल सर्वेंट और वहाँ पर उनके साथ थे। प्रॉब्ली ये जब पूरी जो कैंपेन चल रही थी, लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, ये वो उस जो कायद-ए-आज़म ने जब कहा कि नाउ आई वांट सेपरेट, इसके बाद से ये मुस्लिम लीग का नारा था, ठीक है, टिल द टाइम वी गॉट पाकिस्तान। ये कहाँ से आया? देखें, बहुत इसमें दो चीज़ है वो समझने की है। दुनिया फानी है, हम और आप, ठीक है। जब दुनिया फानी है तो दुनिया में हर चीज़ फानी है, इंक्लूडिंग ऑल द कंट्रीज। तो आपने एक ऐसी चीज़ को ला इलाहा इल्लल्लाह से मुंसलक कर दिया जो कि नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह हमेशा कायम रहेगा, ये आपके ईमान है, ये कुरान का हिस्सा है कि ये चीज़ है, ये अल्लाह ताला की ज़ात पहले से थी और हमेशा रहेगी और आगे क़यामत तक रहेगी। तो ये दोनों चीज़ों में बड़ा मुताज़ाद है। तो ये आपने कैसे एक ऐसी चीज़ को जो हमेशा रहने वाली चीज़ है उसको आपने फ़ानी की चीज़ मुंसलिक कर दिया, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उसमें तो शायद रीज़न उसके पीछे ये है कि पाकिस्तान का मतलब क्या नहीं, पाकिस्तान जिस मतलब के तहत बना है वो यही है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो आप पाकिस्तान का मकसद क्या कहिए ना, फिर मकसद कहिए ना, ये बात मकसद कहिए तो मकसद समझ आ जाएगा, ठीक है भाई आप इस मकसद के लिए हमने। वंस अगेन मेरा सवाल जो है वो वापस वहीं आ जाता है कि अगर मकसद पाकिस्तान का ये है तो क्या हमारा जो हुकूमती निज़ाम है वो इसको फुलफिल कर रहा है, या उसके लिए एक मजहबी तंजीम होनी चाहिए, मजहबी हुकूमत होनी चाहिए, या मजहबी तंजीम या मजहबी हुकूमत जो है
वो इससे कहीं कॉन्फ्लिक्ट करती है? ये क्या ऐसा क्या वो है? ये बड़े सवाल वो हैं, बहुत ही वैलिड सवाल है, मैं इसमें नहीं, लेकिन ये वो सवाल है जिनके जवाब लोग देते नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बिकॉज द फैक्ट इज कि ये अगर इस चीज को मैंने भी कह दिया, औकात चीजों को नेगेटिवली लेते हैं तो उसमें होता है कि आप इसके चाहे हक में जवाब दें, इसके अगेंस्ट जवाब दें, लेकिन क्योंकि असलियत नहीं है और मैं झूठ बोलने का आदमी, ये असलियत नहीं थी। मेरी एज 75 है। आई वॉज 8 months ओल्ड जब पाकिस्तान में जो ये कायद-ए-आज़म ने ढाका में जब स्पीच की है कि द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान विल बी उर्दू। मेरे फादर वहाँ पर सिक्योरिटी के बॉर्डर मिलिशिया के कमांडेंट थे और मेरी वालदा वहाँ उसी कैंप में बैठी हुई थी। आई वॉज प्रॉब्ली द यंगेस्ट पर्सन इन द 8 महीने का बच्चा था। 19 मार्च 1948 की बात है, ठीक है, और मैं मेरी 7 जुलाई की पैदाइश। मैं फिर ऐसा करता हूँ कि मैं वो क्वेश्चन थोड़ा सा रिफ्रेज कर लेता हूँ। जी जी, कि क्या जो ख्वाब देखे थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने और जो नजरिया लेके चले थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो जैसे आपने रेफर किया उर्दू जबान के हवाले से, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है और इंशाल्लाह कायम रहे, हमेशा कायम रहेगा, क्या वो ख्वाब कभी भी पूरे करने की कोशिश? देखिए, बात ये है कि जब हमने अपने आप को बेस से अलग किया तो जो हुकूमत में जो लोग आए, चाहे वो सियासी क़यादत थी, चाहे वो मिलिट्री क़यादत थी, डिक्टेटरशिप थी, जो सब के जो प्रॉब्लम था वो ये कि हम उनकी कारकर्दगी जो थी उसको किस तरीके से अवाम की नज़र में दिखाई जाए कि हम कुछ कर रहे हैं। अगर आप इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक गेन्स देखिए तो कुछ अरसे के लिए कुछ काम हुआ, बट बाय एंड लार्ज किसी के पास कुछ दिखाने के लिए नहीं था। तो अवाम हमारी जो है लिटरेसी रेट अगर आप देखें गांव में कुछ नहीं, तो उनको मज़हब से बड़ा लगाव है, सब बड़े जज्बाती है मज़हब के मामले में। तो क्या चीज़ आसानी से बिक सकती थी? मज़हब। तो मज़हब की एक्सप्लॉयटेशन जो थी ख़ास तौर पे बड़ी तेज़ी के साथ की गई और बजाय पाकिस्तान को उस ख्वाब का जिक्र करें कि ये प्रोग्रेसिव अंदाज से मुल्क आगे बढ़ेगा, एक फलाही ममलिकत बनेगी जहाँ पर लोग अपना एक ऐसी रियासत होगी जहाँ पर लोगों की खैरखाई होगी और उनकी भलाई को, जो जैसे आजकल बात कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, रियासत मदीना जो कि फलाही रियासत बनी, तो उस तस्वर को वही तभी था और अब ये इन्होंने जो उठाया वही से उठाया, ठीक है, था वहाँ से। लेकिन इस अरसे के दौरान चूंकि आप उधर से हट गए थे तो आप अवाम को क्या बेचते थे, अवाम को क्या दिखाते आप? तो आपने अभी एक छोटी सी मिसाल दूं आपको, जब जितनी भी असम्बलियाँ इलेक्ट होकर आई हैं, अगर उसमें आप मजहबी जमात की नुमाइंदगी देखें तो ऑलमोस्ट नहीं है, ना होने के, सिवाय जब एक दौर में जब वो MMA के वजूद आया और उनको वो किताब का सिंबल दिया गया और जिसपे ये मुनाफिक आज़म जो हमारे फजलू साहब, इन्होंने कहा ये कुरान शरीफ है, तो जाहिल कौम थी, उन्होंने कहा कि इस कुरान शरीफ को वोट डालो, इसलिए उनको उतनी सीटें मिल गई। तो इनडायरेक्टली मतलब आपके जवाब को अगर मैं सही समझ सका हूँ तो आपका कहना ये है कि वो सियासी जमातें जो कि मजहबी जमातें कहलवाती हैं, अपने आप को कहलाती हैं, वो एक्चुअली उस डायरेक्शन में नहीं है जिसको एक मजहबी जमात कहना चाहिए। बिल्कुल भाई, आप देखिए ना, जब आप झूठ बोलेंगे, मुनाफिकत करेंगे और जो चीज़ आपसे तवक्को है वो आप नहीं करेंगे तो फिर अवाम तो मायूस होगी ना। फिर आप ये देखिए, आशिक रसूल हैं लेकिन रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पे या उनके बताए हुए तरीके पे अमल करना नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए ये बहुत बड़ा डाइकोटमी थी बिटवीन दी वर्ड्स एंड द डीड्स ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, तो कथा कलामी की माफी, जो आपने बात की उसके मुताबिक जो गवर्नमेंट है वो भी वो काम नहीं कर रही, मजहबी जमातों को आपने बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया। तो हम क्या समझते हैं कहाँ गलतियां हुई हैं? क्योंकि एक दौर है जिसमें कोई जमहूरी हुकूमत भी नहीं थी, वो एक डिक्टेटरशिप के दौर कहलाते हैं और जमहूरी हुकूमतें भी रहीं, तो क्या उनमें से किसी ने भी कभी ये नहीं चाहा कि वो ख्वाब, वो नजरिया पूरा हो, पाकिस्तान को उस डायरेक्शन में लेके जाए? देखिए, एक और भी बड़ी बात है, ये जो डेमोक्रेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं अगेन बड़ी हट के आपको जवाब दे रहा हूँ। डेमोक्रेसी जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, इसका कोई लिंक नहीं है इस्लाम के साथ। ठीक है, मुझे बता दें
कि कोई भी खुलफा राशिदीन से लेके नीचे तक कहीं पर भी 1 मैन 1 वोट के तहत उनकी वोटिंग हुई और उनको इलेक्शन की। ठीक है, जितने भी आपके जब तक आपकी खिलाफत खत्म नहीं हुई वर्ल्ड इन्होंने थोड़ा उस तक जितनी भी थी कहीं पर भी इस मकसद इस प्रोसेस करते नो डेमोक्रेसी इज बेसिकली मेरी नजर में वो दौरे हुकूमत जो थी वो कामयाब तरीन दौरे हुकूमत थी विदाउट एनी डाउट, वो अलग होगी, उसकी वजह अलग है। लेकिन बात यह है कि इस्लामी निज़ाम की जो बात करते हैं, निज़ाम तो ऑलरेडी कुरान शरीफ में दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। हम कहते हैं कि कुरान शरीफ इज कोड ऑफ लाइफ, खाली दीन नहीं है, खाली मजहब नहीं, पूरा दीन है आपका। दीन में नॉट ओनली अल्लाह ताला की वहदत और उनकी इबादत है, बल्कि आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपको तमाम चीजें बताई हैं, डूज एंड डोंट्स। तो जब वो अगर आप वो चीज मौजूद है तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है? जब कॉन्स्टिट्यूशन का में जब आप कहते हैं कि 1 मैन 1 वोट, तो अगर उसके हिसाब से 10 आदमी कहते हैं कि शराब पीना जायज़ है और 5 कहते हैं नहीं, तो उसके हिसाब से तो आप डेमोक्रेसी के तहत तो आप उसको जायज़ करार देंगे, जो कि इस्लाम के मुनाफी है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं कि जी नो रूल्स विल बी लेजिस्लेटेड जो कि इस्लाम से मुनाफी हो, ये पहला पैराग्राफ है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ जो है वो इंसानों का बनाया हुआ है और इस्लाम में सॉवरेनिटी टू गॉड है। सॉवरेनिटी टू गॉड मीन्स जो अल्लाह ताला ने आपके लिए हुकूमत दे दी। मुझे बताए जितने भी मजहबी लोग बैठे हुए हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका जवाब हदीस में कुरान में मौजूद नहीं है? बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है। तो अगर आप उसमें मौजूद है तो फिर ये इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें ना। ठीक है, तो हम जब इस सिस्टम से बहुत दूर चले गए, हम इस वक्त मौजूद है, यानी कि हम कहाँ से शुरू हुए थे, हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त, तो हम बिल्कुल उस सिस्टम से, उस ख्वाब से, उस नजरिए से। मैंने कहा ना किन मंजिलों के निशान आ गए, हम कहाँ जा रहे थे, कहाँ आ गए। कायद आज़म का और अल्लामा इकबाल का आपने जिक्र किया, उनका जो तसव्वुर था, उनका जो वो एक इस्लामी फलाही रियासत थी, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसका ट्रांसलेशन जो किया, उसकी जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन की सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट ने, वो इससे कहीं दूर ले चले गए और वो अपने ज़ाती मफाद को करने के लिए, अपनी हुकूमतों को प्रोलॉन्ग करने के लिए वो ये तमाम चीज़ें करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अब क्या किया जाना चाहिए? कोई इनकलाब आएगा, कोई मिरेकल होगा, क्या होगा कि पाकिस्तान उन ख्वाबों को पूरा कर सके? देखिए, उसके लिए सबसे पहली चीज़ है, बड़ा उम्दा सवाल किया आपने। एक बेसिक पहली चीज़ है, झूठ नहीं बोलो। ठीक है, The moment the government decides कि जी हम झूठ नहीं बोलेंगे और आवाम को उनके साथ लेके चलेंगे, जो कि अभी आपके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का है, और ये चीज़ लोगों को हजम नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि आदि नहीं, कान और दिमाग और तो इसका तसव्वुर नहीं कि ये आदमी कह रहा है कि जो खुद कह रहा है कि नहीं, अब मुझे तो इस्लाम समझने में देर लगी, शुरू में मैं नमाज जुमे को भी नहीं पढ़ता था आगे। खुले दिल का आदमी है, he acknowledges, he is fair, he is honest and he is trying to bring those things back जो कि हमारे मजहब में चीज है। तो आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है कोशिश कर रही है, मैं अगर इमरान खान का नाम ले दूं कि वो कोशिश कर रहे हैं, मिनिस्टर है, वो उस निजाम को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। किस हद तक कामयाब होते हैं अल्लाह अलम, लेकिन उसकी जो डिसीजन मेकिंग है, उसकी जो वो है, जो कहते हैं कि जी मेरा तो कुछ नहीं है, नथिंग एट स्टेक। ठीक है, ना उसका कोई रिश्तेदार यहाँ है, ना कोई, मैं तो सिर्फ इसके लिए इसको इस्लामी रियासत, फलाही रियासत बनाने के लिए आया हूँ। और ये बात सही भी है भाई, क्या चीज़ की कमी है उसको। हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हम अपने मौजूद से हट जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ये कह रहे हैं तो इस वक्त तो कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं जिस पर लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। कुछ इस तरह की सिलेबस में चीज़ें आई हैं, कुछ इस तरह की किताबें आ चुकी हैं कि जो कि डायरेक्ट उनका कॉन्फ्लिक्ट है हमारे मजहब के साथ। तो अगर आपकी बात को सच मानते हैं तो फिर ये सब क्या है? अभी जो सिलेबस में जो चीज़ें उन्होंने ऐड की, वो एक काम किया जिसका आगे गलत तस्वुर फेंका जा रहा है। अच्छा। जो 1963 में मैंने मैट्रिक किया, उसमें एक बोर्ड था। ठीक है, कराची से पेशावर तक एक निज़ाम था। ठीक है, उर्दू मीडियम भी थे, इंग्लिश मीडियम भी थे और गवर्नमेंट स्कूल भी थे, जिनको जो पीला स्कूल कहा गया। आपके ज़माने में आपको पता भी नहीं हो। नहीं सर, मैं भी उसी का पढ़ा हूँ। तो ठीक है, लेकिन सिलेबस एक था। वो होता क्या था, अब जब मैंने 1965 में एंटर किया डीजे कॉलेज से और नेवी में गया हूँ, तो मेरे साथ जो लोग
गवर्नमेंट स्कूल से उर्दू मीडियम में पढ़ के आए थे, वो भी मेरे साथ बैठे कंपटीशन में, क्योंकि नॉलेज उनकी अंग्रेजी नहीं थी, कोई बात नहीं, लेकिन किताबें उन्होंने वही पढ़ी थी। नहीं सर, नो डाउट, मैं ठीक है ना, इस बात को सपोर्ट करता हूं कि जो उसके टीचर्स थे। लेट मी कंप्लीट। तो ये वो सिलेबस रखा। अब इन्होंने क्या किया है, यही किया कि जो सिलेबस आप अलग अलग किया हुआ है उनको इकट्ठा करो, एक तालीमी निज़ाम रखो और एक किताब दो। अभी बहुत सारे मैंने पढ़ाता भी था कुछ दिनों, किसी से पूछो जी आपने मैट्रिक कब किया, उनके साथ 1985 में किया मैट्रिक। अच्छा बेटा 85 में किया, आपकी अंग्रेजी की जो टेक्स्ट बुक थी उसका नाम बता दीजिए, नहीं पता। तो ये जब एजुकेशन लेवल यहाँ पर आया, मैंने 63 में मैट्रिक किया था, मैं बता दूं कि अंग्रेजी की जो टेक्स्ट बुक थी वो चार्ल्स डिकेंस की ग्रेट एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है। और इंटर में जो अंग्रेजी की किताब थी थॉमस हार्डी की फार फ्रॉम द मैडी क्राउड थी। आज तक मुझे कहानियां याद हैं। वाई? बिकॉज देयर वाज सिंसेरिटी, कि बच्चे पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, दे न्यू एग्जैक्टली राइट फ्रॉम पेशावर टू कराची, एक स्टैंडर्ड था। और सुनिए कोई दोबारा इम्तिहान नहीं होता था। जो आपका मैट्रिक का रिजल्ट आया उसकी बुनियाद पर कॉलेज में दाखिला मिलता था, कॉलेज वाले दोबारा इम्तिहान नहीं लेते थे। सही। तो ये तमाम चीज़ों को आपने बर्बाद कर दिया। तो जब आप किसी मुल्क में एजुकेशन सिस्टम ही बर्बाद कर दें और हज़ारों किस्म के बोर्ड हो, एक मैं आपको बता दूंगा, जामशेदपुर यूनिवर्सिटी का अपने मेडिकल कॉलेज का एक डॉक्टर जो है वो इंटरव्यू देने आया, और उनके भाई साहब मेरे दोस्त ने उनका, यार ज़रा सिफारिश कर दीजिएगा कि ये CSS सिविल सर्विस वाले इम्तिहान ले रहे। उससे पूछा गया, जो बड़े डॉक्टर वाले पूछा, उससे लिक्विड, वो कहते हैं सॉलिड। ये हकीकत है, कहानियां नहीं है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि एजुकेशन सिस्टम तबाह कर दिया, आपकी जो पॉलिटिकल जो थी वो तबाह कर दी, और रिलीजन के एक्सप्लॉयटेशन और हेट्रेड कितने बढ़ गए, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे कितने बन गए, जिसमें कहाँ की, तो हम आप जो तस्वुर और जो ख्वाब था वो खत्म हो गया। हम आते हैं सोल्यूशन क्या है, क्या किया जाना चाहिए कि हम वो नजरिया, वो अप्रोच कर लें, पहुंच जाए उस तक, पाकिस्तान को उस तक ले जाए। मैंने पहले अर्ज किया कि आपके पास चीज़ें मौजूद है, हर चीज़ आपको अल्लाह ताला ने दी है, आप उस तरफ आइए। एक अभी और ये जो जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है, या जो इस्लामी रियासत में और मुख्तलिफ आपके लिए जो इंस्ट्रक्शन दी हुई, उनको कुरान शरीफ को पढ़ें। कुरान शरीफ इस दिन आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, ज़ाब्ता हयात है, वो पढ़ें, उसको समझें और करें, उस पर अमल करें। मिसाल के तौर पर अभी एकदम कुछ अर्से पहले, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा साहब जिहाद का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को मारें या अगेंस्ट जिहाद करें, जहालत के खिलाफ जिहाद करें, गरीबी के खिलाफ जिहाद करें। नो, ये डाइवर्जेंस है। जिहाद का जो आप सूरह निसा का आयत नंबर 24 पढ़िए, या सॉरी सूरह तौबा की आयत नंबर 24 और सूरह निसा की आयत नंबर 75, क्लियर कट अल्लाह ताला ने कहा कि जब इस तरह के हालात पैदा होंगे तो आप पर जिहाद लाजिम हो गया है, जो हुकूमत बैठी हुई है उस पर लाजिम हो गया है, और अगर नहीं करेंगे तो आप इसके खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह ताला अगर आपको इतने अपने बाल बच्चे, अपना जो आपके माल मता आपने जमा किया वो आपको इतना अजीज है आपकी, आप जिहाद नहीं करते, तो इंतजार कीजिए जब आपके ऊपर कहर नाज़िर हो। सूरह तौबा की आयत नंबर 24। तो आपका जवाब बड़ा सिंपल है कि वी मस्ट नॉट ओनली रीड दैट और वो रख दे ऊपर, उस पर अमल दरामद करे, झूठ बोलना बंद करे, पहली बात। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है आपकी हर मुश्किल की उसमें निशानदेही मौजूद है कि ये है तो इससे ये कीजिए, ये है तो ये कीजिए, हर चीज़ तो बताई हुई है। तो आप जितना नज़दीक आएंगे यू विल बी रिवॉर्डेड। और ये मैं समझता हूँ ये डिवाइन अथॉरिटी जो है अल्लाह ताला की, ये जिस अंदाज से चीज़ों को अपना करती है, अपना उनका मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाला चक्कर। तो अब अल्लाह ताला ने मेरे ख्याल ये मेरी सोच का ये है कि ये तय कर लिया कि अब इसको मज़ीद बिगड़ने नहीं देना है। तो मेरी नज़र में, आई मे बी रॉन्ग, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कुछ हालात आस्ते आस्ते 2 साल 3 साल कुछ नहीं अर्सा होता, अगर ये चलते रहे तो ये आएंगे उस तरफ जहाँ पर आपको अपनी तसव्वुराती और जो जिस मकसद के तहत पाकिस्तान बना था, इंशाल्लाह उस तरफ पहुँचेंगे। इंशाल्लाह हमारी भी यही दुआ है। ओवरसीज पाकिस्तानीज अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं
इन तमाम चीज़ों, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम स्पेशली कनाडा से लाइव होता है और जो हमारे नाज़रीन है उसकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ओवरसीज़ में है। सो वो भी ये चाहते हैं, बेशक वो भी पाकिस्तान को ग्रो करते देखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को स्ट्रेंथन होते देखना चाहते हैं। वो भी ये सवाल जो मैं कर रहा हूँ, ये सवाल उनके होंगे और वो उसमें अपना पार्ट प्ले करना चाहते हैं। तो if they really want to do something for Pakistan, if they really want to comply those dreams, how they can। देखिए वेरी बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट है आपका। ओवरसीज पाकिस्तानीज, मैं भी बड़ा दिन रहा हूँ बाहर मुल्क के, और मेरी बेटी तो अभी कनाडा में रहती है। तो ओवरसीज पाकिस्तान का एक ख़ास फ्रेम ऑफ माइंड हो जाता है कि मुल्क से दूर है, तो इसलिए मुल्क की याद और मुल्क की खिदमत करने की जरूरत है। तो आई थिंक दे आर ऑलरेडी डूइंग जो उनके जिस अंदाज से वो अपने पैसे और रेमिटेंसेस भेज रहे हैं और जो कर रहे हैं वो बहुत सही है। और ये अभी जो नई जो अमेंडमेंट आई है जिसके तहत उनको वोटिंग राइट्स मिल गई है, जिसके तहत वो सियासी अमल में हिस्सा ले सकते हैं, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और मैं समझता हूँ कि बाहर के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, जो इतने वहाँ काम कर रहे हैं, व्हेन दे गेट दिस काइंड ऑफ वोटिंग रोड, आई मीन तकरीबन 90 लाख की है ये ओवरसीज पाकिस्तानी की, तो 90 लाख इज अ लॉट ऑफ वोट ये करना पड़ेगा। तो जो आपके यहाँ के अपने यानी अपने वोट के थ्रू चेंज करें, वो पाकिस्तान में तब्दीली ला सकते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल लाए तब्दीली। और दूसरी चीज़ ये कि उनकी सोच समझने का जो अंदाज है वो मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ जो गांव में बरादरी सिस्टम और जो गांव जो है वो एक नाम पे वोट देते हैं, उसके तहत तो ये नहीं चलेगा। तो अब ये जब एक ऐसा बिग अमाउंट ऑफ वोट जो है वो आपके सोच समझ के डालेगा, तो वो तो आपको डिसबैलेंस समझ में नहीं आता कि अगर हम पाकिस्तान को इस्लामी नज़रियात के ऊपर, तो खैर हम बहुत बड़ा एक टास्क है, अगर हम एक चांद पे मुत्तफिक नहीं हो पाते, मिसाल के तौर पर कि चाहे हम गवर्नमेंट को ले लें, चाहे हम उन तंजीमों को ले लें जो मजहबी तंजीमें हैं या जो उससे रिलेवेंट लोग हैं, वो भी जब मेरी कोई भी उसमें मुत्तफिक नहीं हो पाता, एक कॉन्स्पिरेसी रहती है हमेशा कि सही हो गया, गलत हो गया। भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंसान की अकल मानने को तैयार नहीं होती कि तरावी हो जाती है और उसके बाद ऐलान होता है। आपने मेरी बात कोई आपने और मजीद तकवीत पहुंचाई कि जब इन छोटी छोटी चीज़ों पर आपकी जो है वो सियासत चल रही होती है और अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो फिर बड़ी बातों की आप करेंगे। तो ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो मजहबी जमातें हैं उनको बिलीव में मैं बताऊं, अगर इस बात का डर हो ना कि ये जो अल्लाह ताला ने लिखा है कुरान शरीफ में, इसके मुताबिक हमारी पूछगछ होगी, हमसे सवाल किए जाएंगे, तो इंसान रीढ़ की हड्डी हिल जाती है कि ओ माय गॉड। लेकिन सर ये कोई डरता नहीं है। इसके लिए तो हुकूमत वक्त को भी चाहिए, बल्कि कोई असम्बली जो वोट लेके असम्बली तक जो लोग पहुंचते हैं, जो कानून बनाने के जिम्मेदार हैं, उन्होंने तो कानून को और लिंगर ऑन कर दिया है। वहां तो ये चीजें मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर किसी को निशान इबरत बना दिया जाए, देखिए दूसरे मुल्कों में जो काम है वो क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि वो इस तरह के काम लोग इतनी आसानी से नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें सजा दी जाती है। अगर हम सऊदी अरब की बात करते हैं, अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, गल्फ कंट्रीज की बात करते हैं, तो वहां पर चूंकि ये निज़ाम है, वहां पर अभी भी जो सजाए मौत दी जाती है वो सिग्नल के ऊपर, चौक के ऊपर दी जाती है। देखिए ये बिल्कुल आपने बड़ा सही निशानदेही की है, सजा और जजा का निज़ाम हमने इस चीज़ को बालाए-ताक रख दिया। जब स्कूल में मैं जाता था तो उस वक्त अगर हम साइकिल पे जा रहे होते थे तो साइकिल अगर शाम होगी तो आगे वो जो डायनेमो लगा के लाइट जला के जाते थे, अगर पुलिस पकड़ लेगी तो आपको नहीं छोड़ेगी, ठीक है ना, सही बात है। इतनी सी बात थी, ठीक है। जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे अगर आप आ जाए तो गाड़ियाँ रुक जाया करती थी। वो स्टेक था आपका कंप्लायंस की, जी एक सोशल एक मुहज़्ज़ब माशरा था। अब तो मर्डर करने के बाद अभी आप देखिए जो बच्ची का जो मर्डर हुआ है और इसमें मुकद्दम साहब की बच्ची का, सब देखे। अभी आर यू श्योर कि उनको सजा हो जाएगी? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई फर्द वाहिद या एक टोला लोगों का, एक ग्रुप लोगों का इन तमाम चीजों को रिवर्ट नहीं कर सकता। मेरे नजर में अगेन मैं बगैर किसी झिझक के कहता हूँ, जुडिशरी हैज बिकम द कैंसर ऑफ पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली
अनफॉर्चुनेटली अब तक जितने भी आपके, मुझे एक कोई केस दिखा दें जो अपने मंत्र के अंजाम तक पहुंचा हो, चाहे वो करप्शन का हो, चाहे वो मर्डर का हो। आप भूल गए होंगे कसूर में जो बच्चों के खिलाफ पोर्नोग्राफी और एब्यूज हुआ था, उसका केस का क्या बना। जो एक गैंग रेप का एक औरत का केस निकला था, उसका क्या हुआ। किसी भी एक आदमी को आप बताइए इस तरह के जराइम का कोई सजा मिली, और कौन जिम्मेदार है? जुडिशरी। असल बात यही है सर कि जो निजाम है वो इतना मफलूज कर दिया गया, गुड वन, बिल्कुल कर दिया गया जानबूझ के। बिल्कुल, क्योंकि उसमें मैं ये समझता हूँ कि जो लोग असम्बलीज तक पहुंचते हैं वो मुल्क में कुछ एडिशन करने के लिए, मुल्क की तामीर के लिए नहीं, बल्कि वो अपने एसेट्स को बचाने के लिए, अपने मफाद को बचाने के लिए पहुंचते हैं। और उसके नतीजे में सिस्टम जो है वो बिल्कुल बुरी तरीके से तबाह हो गया। कि जो हमारे पास कई ऐसे केसेस आते हैं कि जिसमें इस तरह की न्यूज़ भी आई कि एक शख्स को जो कि मुल्जिम था, यानी उस पर इल्ज़ाम था, वो मुजरिम नहीं था, साबित नहीं हुआ था, और जब उसके अगेंस्ट कोई फैसला नहीं हो सका तो वो चलता रहा, जेलों में चलता रहा, और जब पता लगा कि ये बेकसूर है तो उस वक्त उसकी मौत को भी 7 साल गुजर चुके थे। ये वाकया शायद हाँ, ये भी देखे ना, जहाँ ये भी सिलसिला है, जहाँ ये भी है कि जहाँ पर पता है कि उसने जुर्म किया, वो खुलेआम लेके चले गए, उनको बरी कर दी। तो मैं कोट करूंगा कि रिसेंटली जो एक वाकया हुआ जिसके बाद मुझे भी कोई उम्मीद नहीं रही एक जुडिशरी सिस्टम से, कि जब पहले अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, मजहब की बात करते हैं, तो खुलफाए राशिदीन में तो वो अपने आप को एहतिसाब के लिए पेश कर दिया करते थे। बिल्कुल, बल्कि उनको खुद भी इतना अल्लाह की जात से इतना एक डर था उनके दिल में कि वो उन चीजों को बुनियाद बना के चलते थे कि अगर दरियाए फरात के किनारे अगर एक कुत्ता भी फौत हो जाए तो उसे तो वही करो। आपके जो तमाम तर डिस्कशन का जो लुब-ए-लुबाब वो ये कि हम उन इक़दार से, उन इंस्ट्रक्शन से, उन चीज़ों से दूर होते चले गए और मसले बढ़ते चले गए। तो इसका हल सिर्फ है कि जितनी जल्दी आप इस तरह पलट के आएंगे, और लोगों को डर है, जो बड़े बड़े स्टाइल में रहने वाले लोग हैं, उनकी तर्ज जिंदगी जो जिस तरीके से चल रही, वो समझते हैं कि अगर कैसे मुमकिन है, क्योंकि आज का एक जो मुंसिफ है वो भी ये कह रहा है कि ये वाला सवाल पूछने का किसी को इख्तियार नहीं है मुझसे। अंदाजा लगाइए, हाउ कुड इट बी, कैसे होगा। वही कह रहा हूँ, जब जहाँ बुनियाद मैंने कहा ना, ये यहाँ से शुरू करें ना, जब माशरे में खौफ सजा जजा का ख़त्म हो जाएगा तो माशरा तबाह हो जाता है। और अभी जो प्रेजेंट हुकूमत है, उसका जो मेन ऑब्स्टिकल है, सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाने की कोशिश करे, लेकिन चूँकि अभी हमने जो जिस तरीके से जुडिशरी की परफॉर्मेंस देखी, और जो एक जस्टिस साहब का जो केस चला, उसके बाद उसके जो फैसले आए, और तमाम चीज़ों को बड़ा क्लियर कट बता रहा था कि जी वो इन तमाम चीज़ों को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ ही है कि हुकूमत को ये सोचने समझने की सलाहियत दे, और ये हिम्मत दे कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो तलवार है उससे निकल के हट के इन चीज़ों को सही करें, ताकि माशरे में सजा जजा का निज़ाम कायम हो, और उसके बाद वहाँ से गाड़ी आगे चलेगी कि जहाँ पर झूठ नहीं बोलेंगे, आपके सामने चीज़ें सामने रखेंगे और मुल्क के लिए आप काम करेंगे। बहुत शुक्रिया अदीब सफ़ी साहब, आपने बहुत अच्छी इंसाइट शेयर की। नाज़रीन, पाकिस्तान जिस मकसद के तहत बनाया गया, जिस नज़रिए के तहत बनाया गया, नो डाउट अगर उस नज़रिए पे हम आज भी काम कर लें तो वो जो हम कौम की तामीर की बात कर रहे हैं, वो जो पाकिस्तान को आगे लाने की बात कर रहे हैं, वो ख्वाब खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पूरे हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए किसी एक फर्द वाहिद का सोच लेना काफ़ी नहीं है। उसके लिए बहैसियत कौम हमको अपने अपने लेवल पे काम करने की ज़रूरत होगी कि जब हम वोट दे रहे हो तो हमारे जहन में ये ख्याल हो कि जिसको हम वोट दे रहे हैं, अगर वो कोई किसी गुनाह का मुर्तकिब होता है तो उसके जिम्मेवार हम भी होंगे, क्योंकि वो जो गुनाह होगा वो एक फर्द के साथ नहीं बल्कि पूरी कौम के साथ होगा। अगर वो कोई गलत फैसला लेता है, अगर वो कोई गलत कानून ऐड करता है, अगर वो कोई ऐसी तरमीम करता है जो कि लोगों के लिए प्रॉब्लम का सबब बनती है, तो उसका जिम्मेदार हर वो शख्स होगा जिसने उसको वोट दिया है। इसके अलावा जो हमारी अपनी इंफरादी जिम्मेदारियां हैं, हम उनको भी पूरी तरह से फुलफिल करें, तब कहीं जाकर हम ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जिस नजरिए के तहत बना था
वो वाकई एक ऐसा नजरिया था जो लोगों को कामयाब जिंदगी प्रोवाइड कर सकता था। सोचिए, और सिर्फ सोचिए नहीं बल्कि उस पर अमल भी कीजिए। काजी नोमान मुजाहिद को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।